जय हिंद दोस्तों। आज 17 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। दोस्तों, आज का पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी चर्चा आज के पेपर में किया गया है। तो हम लोग आज डिटेल से इसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप निश्चित तौर पर उसे जाकर के ज्वाइन करें। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होता तो मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। या नहीं तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इस इशू को मैं छोड़ रहा हूँ, आज मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेपरेट वीडियो बना करके मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये न्यूज़ आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी पेपर में लगातार चर्चा चल रही है और न्यूज़ चैनल पे भी चर्चा चलती है। इम्पॉर्टेंट एक बात मैं यहाँ पे बस आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी इशू होता है, अयोध्या डिस्प्यूट को भी आप देख लीजिए। तो अयोध्या डिस्प्यूट भी बेसिकली जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का मैटर जाता है तो वो सिविल मैटर के रूप में जाता है। एक तरह से प्रॉपर्टी विवाद के रूप में ये मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी भी धर्म के आधार पे इस तरह का डिसीजन नहीं सुनाती है। अयोध्या डिस्प्यूट में मुझे याद है कि वो 2.77 एकड़ लैंड के डिस्प्यूट को का डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया था। तो इसी तरह का जो ये भी मैटर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के आधार पर जाएगा कि आखिर वो जो पर्टिकुलर जगह है वो किसे दिया जाना चाहिए। भारत नेपाल के रिश्तों में बढ़ा भरोसा, नेपाल संबंधों को लेकर के मैं डिटेल से अभी डिस्कस कर दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल की यात्रा पे गए हैं और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे गए हैं, बुद्ध जयंती के अवसर पे गए हैं। ये 2566वीं बुद्ध जयंती थी, 2566वीं बुद्ध जयंती थी। बुद्ध जयंती का सिंपल मतलब ये है कि बुद्ध को इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी अवसर पे प्रधानमंत्री यात्रा पर गए थे नेपाल के। अब देखिए, नेपाल के साथ जो हमारे संबंध हैं कहीं ना कहीं अप्स डाउन्स चल रहे हैं, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। अभी हमारा संबंध अच्छा चल रहा है नेपाल के साथ। नेपाल की ये जो यात्रा है पीएम मोदी की, ये 2566वीं बुद्ध जयंती है, उसी अवसर पे नेपाल गए थे। साथ ही साथ भारत की एक कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, उन्होंने नेपाल की कंपनी है अरुण जल विद्युत निगम लिमिटेड, उसके साथ एग्रीमेंट किया है और 49 करोड़ का एक डील साइन किया है। जो ये जो कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये 490 मेगावाट की परियोजना नेपाल में बनाएगी और उसके बाद जो बिजली बचेगा या बिजली का जो निर्माण होगा उस बिजली को इंडियन सरकार ही खरीद लेगी, भारत सरकार ही खरीद लेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेपाल को एक आर्थिक सहयोग भारत ने इस रूप में दिया है। काठमांडू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच में संयुक्त डिग्री को लेकर के सहमति बना है। काठमांडू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास। लुम्बिनी और कुशीनगर, लुम्बिनी जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इन दोनों जगह शहर को जो है जुड़वा शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये तो कल का डेवलपमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहाँ गए हैं उसके बाद जो कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की चर्चा मैंने आपके साथ किया। अब भारत नेपाल संबंधों को, बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं कि क्या सकारात्मक संबंध है। तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रही भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में खास स्थान रखता है। भारत नेपाल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के संबंध को साझा करते हैं और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ही बुद्ध का जन्म हुआ था। 1950 में भारत नेपाल मित्रता संधि शुरुआत हुआ था
और आपको ज्ञात होगा कि मित्रता संधि के माध्यम से नेपाल के लोग भारत में जॉब भी करते हैं, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में नेपाल के लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। साथ ही साथ हमें नेपाल जाने के लिए किसी तरह की कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी तरह से नेपाली लोगों को इंडिया आने की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। ये किया गया था मित्रता संधि में 1950 में। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है जो तीन तरफ भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत यानी चीन से घिरा हुआ है। हाल में ही भारत के रक्सौल से काठमांडू को जोड़ने वाले इलेक्ट्रिक रेल ट्रेन बिछाने हेतु दोनों सरकार के बीच में समझौता हुआ है। और साथ ही साथ बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से कुर्था, नेपाल के कुर्था को जोड़ने के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत भी हाल में ही किया गया। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और वैसे भी नेपाल के जो सेना प्रमुख होते हैं उसको मानक उपाधि, भारत के सेना प्रमुख, सेना की मानक उपाधि उसे दिया जाता है, मानक जनरल की उपाधि दिया जाता है। और इसी तरह से भारत के जो जनरल होते हैं, आर्मी प्रमुख होते हैं, उसे नेपाल के जनरल की मानक उपाधि दिया जाता है। ये दोनों तरह होता है। द्विपक्षीय माध्यम से रक्षा सहयोग को डेवलपमेंट करने का या आधुनिकीकरण करने का काम किया जा रहा है। नेपाल के 50 लाख लोग विदेश में रहते हैं, नेपाल के 75 लाख लोग विदेश में रहते हैं, जिसमें 50 लाख लोग तो भारत में ही रहते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा इनकम स्रोत जो है पर्यटन है। तो नेपाल का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत पर्यटन है, जिसमें सबसे अधिक भारतीय लोग ही नेपाल घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह से रामायण सर्किट को भी कहीं न कहीं जोड़ा गया है, नेपाल के कुछ स्थानों को रामायण सर्किट में भी जोड़ा गया। अब देखिए नेगेटिव संबंधों को हम लेकर चलते हैं। कुछ तो सकारात्मक संबंध हमने चर्चा किया, नकारात्मक संबंध भी चर्चा करते हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो 2017 में नेपाल उसका पार्ट बन गया। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं एक्सेप्ट भूटान, सभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना उसका पार्ट है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। तो चीन नेपाल से काफ़ी क्लोज हो रहा है। नेपाली स्कूल में मंदारिन भाषा जो चीनी भाषा उसे पढ़ाया जाता है, और इसके पढ़ाने का जो खर्चा है वो चीनी सरकार के द्वारा उठाया जा सकता है। वर्ष 2015 में जब नेपाल के तराई में मधेसी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया, तब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत पर आरोप लगाया कि मधेसी लोगों को भड़काने का काम कहीं न कहीं भारत सरकार करती है। और उसके बाद कई जगह रास्ते बंद कर दिए। नेपाल भारत को जोड़ने का कई रास्ता नेपाल सरकार ने बंद कर दिया था। और 2020 में कोरोना के समय में काला पानी का इशू हुआ था। काला पानी, लिपू लेक दर्रा, ये सब जो है जो भारत के अंतर्गत आता है, भारत के क्षेत्राधिकार में आता है। नेपाल का दावा है कि ये जो क्षेत्र है, काला पानी का क्षेत्र हो गया, लिपू लेक का क्षेत्र हो गया, ये सब नेपाल के तहत आता है। लेकिन भारत का कहना है कि नेपाल के तहत नहीं आता है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य के तहत आता है। तो ये था भारत नेपाल संबंध। जमानत के बावजूद रिहाई न होने पे सर्वोच्च न्यायालय नाराज। अब देखिए ये इशू हुआ है बेसिकली, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के आदेश दे दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत ने, आंध्र प्रदेश की एक अदालत है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से इंटरप्रीट करके उसे जमानत नहीं दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय जमानत दे चुकी थी, आंध्र प्रदेश में एक न्यायालय ने उसे जमानत नहीं दिया। तो इसको लेकर के जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फिर पूछा है, उस न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर हमने अगर जमानत के आदेश दिया तो फिर आपने जमानत क्यों रोका। और साथ ही साथ देश में इस तरह के कई सारे मैटर हैं कि जहाँ पे जमानत मिल जाता है लेकिन उसके बावजूद रिहाई नहीं होती है। तो जमानत के बावजूद रिहाई नहीं होती, इस तरह के मैटर को जितने भी कोर्ट में इस तरह का मैटर चल रहा है, 6 वीक का टाइम दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि इस देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, सभी उच्च न्यायालय इस बात के संज्ञान दे, बताए कि उनके यहाँ कितने ऐसे मैटर हैं जहाँ जमानत दिया जा चुका लेकिन रिहाई नहीं हुई है। किसी के सह पे सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचे ओआईसी। किसी के सह पे
तो नाम तो लिया नहीं गया भारत सरकार के द्वारा, लेकिन सह का मतलब है कि पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा जो है उसको ओआईसी अपनी प्रोपोगेंडा ना समझे। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हैं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट करने वाली चीज़ें हैं। ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। 25 सितंबर 1969 को रब्बात मोरक्को में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में इसकी शुरुआत किया गया था। यह यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वैसे संगठन जिसमें सरकार और सरकार शामिल होते हैं उसको कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। संयुक्त राष्ट्र इसके सदस्यों की संख्या 57 है, जिसमें 40 मुस्लिम बाहुल देश हैं। तो ओआईसी में टोटल 57 देश हैं, जिसमें 40 मुस्लिम बाहुल देश हैं। इसका मुख्यालय जिद्दा में है, जो सऊदी अरब में पड़ता है, और पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक देश हैं, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है, काफ़ी कम है। और विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में है, उसके बाद भारत में ही है। बावजूद भारत को ना तो इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है, ना ही इस संगठन का सदस्य बनाया गया। ओआईसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका निभाते हैं, और ओआईसी के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पे किया जाता है। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें क्या, कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें ये है कि अभी कश्मीर को लेकर के इस तरह की टिप्पणी किया है ओआईसी ने। कश्मीर में हमारा परिसीमन आयोग का गठन हो गया, जो परिसीमन निर्धारित कर दिया है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा करनी है। कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि ओआईसी में सबसे प्रमुख देश कौन है। ओआईसी में सबसे प्रमुख देश देखिएगा तो यूएई है और सऊदी अरब है। ये दोनों ही हाल में ही जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा। कश्मीर वैली में ये दोनों ही देश काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा, राइट। तो ओआईसी के जो सबसे प्रमुख देश हैं वो एक तरफ आलोचना करते हैं ओआईसी में भारत की, और दूसरी तरफ भारत में उसी कश्मीर में आकर के इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट मैं देख रहा हूँ। बुजुर्गों के हौसले को निजी क्षेत्र देगा उड़ान। देखिए ओल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, एक एनएसओ का एक रिपोर्ट आया था भारत में बुजुर्ग 2021, ये एनएसओ ने रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 14 करोड़ बुजुर्ग की आबादी हो चुकी है। बूढ़े लोगों की आबादी 14 करोड़ हो चुकी है, यानी 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी लगभग 14 करोड़ हो चुकी है। 2011 से 21 के दौरान जहां सामान्य जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि हुई है, वहीं पे बुजुर्ग की आबादी में 35% वृद्धि हुई। आप सोच कर देखिए, सामान्य पॉपुलेशन 12% की दर से बढ़ा है, बुजुर्ग का पॉपुलेशन 35 या 36% की दर से मैं बोलूँ तो अच्छा रहेगा। यानी जितना सामान्य पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका लगभग 3 गुना की रफ्तार से बुजुर्ग का पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहा है। तो इसी रिपोर्ट में कहा गया था, भारत में बुजुर्ग रिपोर्ट 2021 जो एनएसओ का रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में प्रिडिक्ट किया गया था कि 2050 तक भारत में 20% से अधिक आबादी बूढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें ओल्ड पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये जो है प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के प्रयास, बुजुर्ग को लेकर के भारत सरकार के 2-3 प्रयास मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपके पास भी एक सफिशिएंट नोट होना चाहिए कि भारत सरकार ने बुजुर्ग को लेकर के क्या क्या किया। बहुत सारे प्रयास किए, मैं 3 प्रयास की चर्चा आपके साथ करूंगा। पहला प्रयास यह है कि मिड डे मील में बुजुर्ग को शामिल किया जाएगा, राइट। जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है अब उसमें बुजुर्गों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था। वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरुआत किया गया था। और तीसरा, अभी सेक्रेट पोर्टल शुरुआत किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका पूरा फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, यानी रोजगार, अगर जो बुजुर्ग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं डिग्निटी के साथ, आत्मसम्मान के साथ, उसे भारत सरकार रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
देखिए ये भी इशू, देश में दो इशू चल रहा है, एक तो वाराणसी में इशू चल रहा है और दूसरा कुतुब मीनार परिषद में इशू चल रहा है। इस दोनों इशू को मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके। मैं इस पर खुद स्टडी कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी आउटपुट होगा मैं एक डिटेल वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। और अगर अयोध्या डिस्प्यूट को आपको जानना है, समझना है, तो हमारा एक वीडियो आपको देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे उसको पोस्ट कर दूंगा, जिसमें मैंने अयोध्या के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखिए ये जो लोकसभा में पेश किया जाएगा परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग बना है उसका गठन बेसिकली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत किया गया। अच्छा, अभी देश में जो भी परिसीमन बन रहा है, देश में अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। जो अंतिम परिसीमन आयोग था वो था परिसीमन अधिनियम 2002। तो परिसीमन आयोग 2002 के तहत ही ये सारा का सारा वर्तमान में जितना भी परिसीमन हो रहा है उसी के तहत हो रहा है। तो अंतिम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 2002 में, और उसी के आधार पे जितना भी काम हो रहा है उसी के रिकमेंडेशन के आधार पे अधिनियम आया था परिसीमन अधिनियम 2002, उसी के तहत सारा का सारा परिसीमन देश भर में हो रहा है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था, जो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गई थी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है, ये जो परिसीमन आयोग बना है इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये याद रखिएगा। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि परिसीमन आयोग को भले ही मान लीजिए लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के जजमेंट जो होता है या जो उसके जो निर्णय होता है, ना तो कोई लोकसभा ना ही कोई विधानसभा इसमें कोई संशोधन कर सकती है, और ना ही किसी न्यायालय में उनके डिसीजन को चुनौती दिया जा सकता है। 4 अभी तक परिसीमन आयोग को गठन किया गया है, 90, 52, 63, 73 और 2002। अफगानिस्तान में एससीओ, अफगानिस्तान के हालत पे एससीओ की बैठक में मंथन। देखिए ये बैठक चूंकि दिल्ली में होने वाला है इसलिए ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बैठक जो है अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, एससीओ का बैठक हो रही है। और बेसिकली एससीओ का एक विंग है रेट्स, RATS। रेट्स की मीटिंग जो है 16 से 19 मई 2022 को दिल्ली में होगा अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले तो एससीओ के बारे में देखते हैं कि एससीओ क्या है। तो एससीओ एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है। सबसे पहले संघाई 5 था, 1996 में संघाई 5 की शुरुआत किया गया था। 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये मूलतः 5 देश थे पहले। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को किया गया। 2001 में जो है इसमें 6ठा देश शामिल हुआ। उसके बाद इसका नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन कर दिया। तो पहले ये संघाई 5 ये संस्था का नाम था। 1996 में इस संस्था का नाम था संघाई 5। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ और उसके बाद इसका नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन एससीओ कर दिया गया। 2002 में एससीओ का चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया और 2003 में ये लागू किया गया है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का दर्जा मिल गया है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। और वर्ष 2021 में ईरान को इसका पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। पहले ईरान एक पर्यवेक्षक था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान शामिल है। टोटल 9 सदस्य अभी इसमें हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं।
और एससीओ 2021 में 3 नए देश सऊदी अरब, मिस्र और कतर को पर्यवेक्षक बनाया। 2021 में सऊदी अरब, मिस्र और कतर को इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है और इससे पहले अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक ऑलरेडी थे। अब देखिए एससीओ की संरचना क्या है। एससीओ का जो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है, सबसे इंपॉर्टेंट परिषद होती है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल होते हैं। शासन प्रमुखों की परिषद एक होती है, विदेश मंत्रियों की एक परिषद होती है और इसकी संरचना का एक पार्ट है रेड्स। रेड्स को बोला जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स जो आतंकवाद को रोकने की काम करती है, एससीओ का ही एक पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के अभी इसकी मीटिंग भारत में हो रही है। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय, तो ये 5 महत्वपूर्ण इसके स्ट्रक्चर हैं, एससीओ के स्ट्रक्चर हैं। देश का 52वां अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है वो बन चुका है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। हालांकि ये देखिए इसकी घोषणा पहले हुआ था लेकिन विधिवत रूप से कल ये बना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। इसकी घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी है लेकिन विधिवत रूप से ये कल बना है। ओके, 2 और महत्वपूर्ण न्यूज़ है यहाँ पे। एक तो लोकपाल को लेकर के इशू ये है कि हमारे देश के जो पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल 27 मई को समाप्त हो रहा। तो 27 मई के बाद देश में लोकपाल कौन होंगे, इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसलिए एक बार लोकपाल फिर चर्चा में है, डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त, ये बेसिकली लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया था। लोकपाल केंद्र स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे लोकायुक्त होती हैं। लोकपाल जो है बेसिकली इस संस्था की आधिकारिक शुरुआत बेसिकली स्वीडन में हुआ था। 1809 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है स्वीडन में हुआ था। 20वीं शताब्दी में यह संस्था ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तेजी से आगे बढ़ा है। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे में यह अपनाई गई है और उसके बाद गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने 1966 में लोकपाल का विचार को अपनाया या ओम्बुड्समैन के विचार को अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर और मलेशिया ने भी और भारत ने भी इसे अपनाया। अब देखिए प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले लोकपाल अधिनियम कब आया या भारत की संसद ने सबसे पहले लोकपाल कानून को कब पारित किया था। तो भारत में जो है संवैधानिक लोकपाल के विचार जो है बेसिकली 1960 के दशक में शुरू हो गया था। उस समय के कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में इसे प्रस्तुत किया था। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बेसिकली लोकपाल को गठन को लेकर के चर्चा किया था या सरकार को सिफारिश किया था कि लोकपाल का गठन होना चाहिए। और 1966 में जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो उसी के रिकमेंडेशन के बाद 1968 में लोकपाल कानून लोकसभा से पारित हो गया था। तो लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई कानून पारित होता है लोकसभा से और लोकसभा का विघटन हो जाता तो वो कानून वहीं पे समाप्त हो जाता। तो उसके बाद ये कानून जो है फिर समाप्त हो गया। वर्ष 2011 तक विधेयक को पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए लेकिन सभी प्रयास असफल रहे हैं। 2002 में वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा समिति का गठन किया गया था जिस समिति ने भी संविधान समीक्षा समिति ने भी इसकी रिकमेंडेशन किया था कि लोकपाल होना चाहिए। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था, इसने भी लोकपाल की अनुशंसा किया था। और फाइनली 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन जो 2011 में हुआ था उस आंदोलन के बाद लोकपाल का गठन किया गया 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसमें सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को ये कानून बन गया। अब देखिए लोकपाल की संरचना क्या है। तो भारत में जो लोकपाल होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और प्लस 8 इसके सदस्य होंगे। 8 सदस्य में जो है
4 सदस्य न्यायिक सदस्य होगा और 4 सदस्य गैर न्यायिक सदस्य भी हो सकता है। लोकपाल संस्थान का चेयरपर्सन जो होगा, यानी लोकपाल के जो अध्यक्ष होंगे, वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध प्रतिष्ठा, यानी जिसकी प्रतिष्ठा पे कोई आंच ना आए या आंच नहीं आया हुआ हो, या प्रकांड योग्यता प्राप्त कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति या सार्वजनिक प्रशासन या सतर्कता या वित्त और बीमा या बैंकिंग कानून आदि का 25 वर्षों का अनुभव हो। राइट। अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, 8 सदस्य होंगे इसके सदस्य, जिसमें 50 सदस्य जो है गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। आधे सदस्य इसमें जो है न्यायिक सदस्य होते हैं और आधे सदस्य गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अब देखिए, आधे सदस्य में जो है इसमें अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक का और महिला का प्रतिनिधि होना चाहिए। यानी जो 8 सदस्य होगा उसमें 4 सदस्य तो न्यायिक सदस्य हो गए, 4 जो अन्य सदस्य होंगे इसमें अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और महिला श्रेणी से लोग होनी चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लोकपाल संस्थान के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है। दोनों में से जो पहले हो उतना समय तक वो पद पे बना रह सकता है, 70 वर्ष की आयु तक, और मैक्सिमम 5 ईयर वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है और चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है, देखिए सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति के आधार पर किया जाता है और चयन समिति जो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को सौंपेगी वो राष्ट्रपति उन्हीं को लोकपाल मान लेती है या उनकी नियुक्ति कर देती है। अब जो चयन समिति होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो चयन समिति होगा उसको लीड करते हैं पीएम, प्रधानमंत्री लीड करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके प्रतिनिधि होते हैं। तो टोटल 4 सदस्यों की चयन समिति होती है और इन 4 सदस्यों में पीएम उसको लीड करते हैं और इसी चयन समिति अपने नाम का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति लोकपाल के रूप में कर देती है। अब देखिए, ये जो चयन समिति होता है, इन चयन समिति से पहले भी एक समिति है और उसको बोलते हैं सर्च पैनल, खोजबीन समिति। तो 2 समिति लोकपाल के गठन में काम करती हैं। सबसे पहला समिति जो है वो सर्च पैनल होती है, खोजबीन समिति होती है। तो खोजबीन समिति क्या करती है, तो खोजबीन समिति क्या करती है कि ये 8 सदस्यीय समिति होती है जो देखती है कि कौन व्यक्ति लोकपाल हो सकता है। लोकपाल कौन हो सकता है इसकी खोज करने का काम बेसिकली करती है खोजबीन समिति। ये कुछ नामों का रिकमेंडेशन चयन समिति को करती है और चयन समिति उन जो नामों का रिकमेंडेशन खोजबीन समिति ने किया था उन नामों को देखने के बाद जो फाइनल एक नाम है वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति उसे लोकपाल के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। 2018 में जो है खोजबीन समिति जो बना था वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना था और 27 मई 2022 को प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्र की मुहिम जनभागीदारी से 2025 तक देश में मिटेगा टीबी। अब अगर आप टीबी को देखिए तो WHO ने टीबी को एलिमिनेट करने का जो लक्ष्य रखा 2030 रखा और भारत ने इसका लक्ष्य 2030 से घटा करके 2025 कर दिया। 2025 तक भारत टीबी को एलिमिनेट कर देगा। देखिए, इसके लिए कई सारा काम देश में किया गया। एक दो चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। एक तो निक्षय पोषण योजना की शुरुआत किया गया था कि जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति होंगे उसको किस तरह का पोषण दिया जाना चाहिए और निक्षय पोर्टल की भी शुरुआत किया गया था बेसिकली। दूसरा यह है कि 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की भी शुरुआत किया गया। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम की शुरुआत किया गया था और BCG टीकाकरण और टीबी उपचार के लिए जिला टीबी मॉडल केंद्र
प्रस्तुत किया गया था 1962 में। 1993 में राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम को संशोधित करके रिवाइज्ड नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP को लागू किया गया था। RNTCP द्वारा 2025 तक टीवी को नियंत्रण करने के लिए 2017 से 25 के लिए राष्ट्रीय योजना नीति की शुरुआत किया गया है, जिसका मतलब ये होगा, जिसमें 4 स्तंभ है बेसिकली। पहला स्तंभ है कि पता लगाना, दूसरा है उपचार करना, तीसरा है रोकथाम करना और चौथा है निर्माण करना। तो ये 4 स्तंभ पे बेसिकली राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम बेसिकली काम कर रहा। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। काफी लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज था आज का। इस पेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो पेज है इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पे सुनाई गई फैसला। देखिए इसको जानकारी होना चाहिए, पीटी ओरम क्वेश्चन पूछ देगा। और ये किया गया बेसिकली मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप पहुंचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार में जमीन के एक केस को 108 साल के बाद फैसला सुनाया गया। ये केस स्टडी के रूप में इसको लिख सकते हैं। मेंस में जब कभी लिखना हो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में तो आप इस केस को लिखिएगा, एग्जैक्टली इस केस को आप लोग सर्च कीजिएगा, इसके बारे में लिखिएगा कि हाँ एक केस था जिसमें 108 वर्ष के बाद डिसीजन सुनाया गया। आप सोच के देखिए, अगर किसी जमीन पे 108 वर्ष तक विवाद रहे, इसका मतलब वो जमीन यूज में नहीं होगा, और वो जमीन यूज में नहीं होगा तो उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो तो समाप्त हो गई है भाई। 108 वर्ष में उस जमीन के माध्यम से करोड़ों रुपये कमाया जा सकता था, हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस रिफॉर्म से कल हमने डिटेल से चर्चा किया है, आज भी इस एडिटोरियल को देख सकते हैं। श्री विक्रम सिंह जी ने ये एडिटोरियल लिखा है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, तो इनको पढ़ सकते हैं आप लोग। रोजगार को लेकर के यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, इसको भी पढ़ सकते हैं। रमन प्रभाव की खोज के 94 वर्ष बाद मिला स्वदेशी स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुआ है कि जो रमन इफेक्ट भारत की देन रही है, उनके खोज के 94 ईयर के बाद भारत का स्वदेशी स्पेक्ट्रोमीटर मिला है। गति पकड़ रही कोरोना से ठिठकी आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत बेसिकली 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था, और जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है 11 अक्टूबर को। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर ही आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया था, लेकिन अपेक्षित रूप से यह सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन फिर भी कुछ जगह अच्छा काम किया गया। ब्याज दरों की स्थिति पे स्पष्ट हो CII। देखिए ये टॉपिक जो है एनालिटिकल टॉपिक है। एनालिटिकल टॉपिक इन द सेंस कि महंगाई को अगर कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट RBI बढ़ाती है। रेपो रेट बढ़ाएगी, इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा का सर्कुलेशन कम होगा। बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा कम होगा, इसका मतलब है कि लोन रेट बढ़ जाएगा, ब्याज रेट बढ़ जाएगा, और ब्याज रेट बढ़ जाएगा इसका मतलब लोग पैसा कम लेंगे, और लोग पैसा कम लेंगे इसका मतलब महंगाई कम होगा। तो इसी स्थिति पर नॉर्मली काम करता है बैंकिंग सेक्टर। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि RBI जो है निश्चित तौर पे रेपो रेट कम करेगी, रेपो रेट बढ़ाएगी। कमजोर रुपए से कुछ निर्यातकों को ही लाभ। देखिए रुपया अगर कमजोर होता है उसे इन्वेस्टर जो निर्यातक होते हैं, निर्यातक को लाभ होता है, और रुपया कमजोर होता है तो जो आयातक होता है, जो इंपोर्ट होता है, वो हानि में होता है, एक्सपोर्ट को लाभ होता है। तो बेसिक यहाँ पे बेसिक नॉलेज है। देखिए 2 दिन पहले CDPO का एग्जाम हुआ था। CDPO के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोदो बद्दूर जो है ये कहाँ पे है। तो बोदो बद्दूर देखिए यहाँ पेपर में दिया हुआ, बोदो बद्दूर कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत में। ये जो है ये दिख रहा है आपको, इसको कहा गया बोदो बद्दूर टेम्पल। तो बुद्ध से संबंधित है, ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है, और यहाँ पे वैसाख डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है यहाँ पे? वैसाख डे मनाया जाता है यहाँ पे। फिनलैंड में नाटो ने हथियार तैनात किए तो रूस करेगा कार्रवाई। देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूं इस टॉपिक पे, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सबसे पहले तो मैं चलता हूँ कि आखिर रिसेंट इशू क्या। रिसेंट इशू ये है कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की सहमति जताई है या रुचि दिखाई है, इसका सम्मान किया है। इस फैसले का फिनलैंड और स्वीडन के इस फैसले पे अच्छी प्रतिक्रिया दी है यूरोपीय देश ने और अमेरिका ने। लेकिन रूस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा है कि अगर शामिल होता है तो हम दोनों ही देश के खिलाफ, फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और इसका परिणाम इन दोनों देशों को भुगतना होगा। अभी देख रहे हैं आप यूक्रेन के साथ लड़ाई का भी बेसिकली यही इशू था कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर नाटो में ये देश क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो नाटो में ये देश शामिल होना चाहते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण है, दो कारण तो नहीं कहूँगा, एक महत्वपूर्ण कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो कारण है कि वाशिंगटन संधि, जो नाटो की स्थापना हुई है वाशिंगटन संधि के द्वारा हुई है, उस वाशिंगटन संधि की आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो के एक देश में हमला मतलब नाटो के सभी देश में हमला। नाटो में वर्तमान में 30 देश हैं। मान लीजिए उत्तरी मैसेडोनिया बहुत छोटा देश है, इस पर अगर रूस हमला करता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि अमेरिका पे रूस ने हमला किया, और सभी देश, नाटो के सभी देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। तो इसलिए नाटो में ये देश, छोटे छोटे देश शामिल होना चाहते हैं, ताकि कल के डेट में अगर रूस उन पे हमला करता है, इसका मतलब ये है कि रूस अमेरिका पे हमला कर रहा है, रूस फ्रांस पे हमला कर रहा है, रूस जर्मनी पे हमला कर रहा है, राइट, और सभी देश मिल के रूस के खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। अब देखिए, नाटो का जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 के तहत ही नाटो में अन्य कोई देश शामिल हो सकता है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि नाटो में अगर कोई देश शामिल होगा तो वो यूनिनिमस डिसीजन के आधार पे या यूनिनिमस सहमति के आधार पे नाटो में कोई देश शामिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाटो में वर्तमान में 30 देश हैं। अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है तो इसका 30 देश की सहमति होना अनिवार्य है। अब ये टोटल के 30 देश सहमति देगा, तभी जाकर के फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो सकता है। एक देश तुर्की है जो इसका विरोध किया। तुर्की ने इसका विरोध क्यों किया? तुर्की क्यों नहीं चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो? तो उसका मैटर है, उसका इशू है कुर्दिस्तान। देखिए, कुर्द लोग जो है बेसिकली टर्की में निवास करते हैं। तो कुर्द लोग जो है तुर्की को तोड़ करके एक नया देश की निर्माण करना चाहता है, जिसे कहता है कुर्दिस्तान, वो लोग कहते हैं। और ये जो कुर्दिस्तान है इसका समर्थन करता है फिनलैंड और स्वीडन। कुर्द को तुर्की एक आतंकवादी संगठन मानता है और कुर्द को वो लोग प्रतिबंधित किया है। चूंकि कुर्द का समर्थन स्वीडन और फिनलैंड करते हैं, इसलिए नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है तुर्की। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, नाटो की स्थापना हुआ था रूस के खिलाफ ही हुआ था और 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, और ये एक सैन्य संगठन है। इसमें वर्तमान में 30 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 आर्टिकल याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10। आर्टिकल 5 के तहत नाटो के एक देश में हमला मतलब नाटो के सभी देश में हमला है, और आर्टिकल 10 के तहत नाटो में नए सदस्यों की एंट्री दी जाती है। श्रीलंका पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं श्रीलंका पे डिस्कस नहीं करूंगा। 2 टॉपिक जो मुझे सेपरेट वीडियो बनाना है, एक वाराणसी का जो इशू है उस इशू को लेकर के, और दूसरा श्रीलंका को लेकर के। देखिए, ओडिशा के बंसपाल में मिला है स्वर्ण अयस्क, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार के जमुई जिला में भी सोने का अयस्क मिला है या सोने का विशाल भंडार मिला है, राइट, और उसी तरह से उड़ीसा में भी ये भंडार मिला। चलिए, आज हमारे पास इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।